हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 8 से 14 नवंबर के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं पहली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास इंटरपोल से रिलेटेड है। ठीक है, सो इंटरपोल ने यहाँ पे 2 साइबर क्राइम रिलेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू की हैं ताकि जो कंट्रीज है, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, साइबर क्राइम को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। पहले तो थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फुल फॉर्म याद रखिएगा, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट इंटरपोल। इंटरपोल की बात करें, बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन 1923 में एस्टैब्लिश हुई थी। राइट नाउ इसके 194 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ना। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है हमारे पास लियोन में। लियोन कहां है हमारे पास? दैट इज इन फ्रांस। तो पहले तो आपको बेसिक चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर इसके हेड का नाम भी बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। ठीक है, जो हमारे पास इंटरपोल के करंट हेड हैं, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा, किम जोंग यांग। ठीक है, नाम याद रखिएगा, किम जोंग यांग। अब ये कहीं ना कहीं किम जोंग उन से मिलता जुलता नाम है। अब किम जोंग उन कौन है? आपको पता होगा, वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, जबकि किम जोंग यांग कौन है? ये इंटरपोल के करंट हेड हैं। ठीक है, तो इंटरपोल ने यहां पे 2 कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू की हैं ताकि कंट्रीज जो हैं, लॉ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। एक तो है साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्कस्पेस और दूसरा है साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशन। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है जो आप सब लोग याद रखेंगे। और इसका इंटरपोल का काम रहता है इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिमिनल्स हैं उनको कहीं ना कहीं अरेस्ट कराना, उनके खिलाफ नोटिस जारी करना। जैसे अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं कि अभी नीरव मोदी जो भारत से भागकर, आपको पता होगा कि फॉरेन में छुपे हुए हैं, सो नीरव मोदी को लेकर इंटरपोल ने रिसेंटली क्या किया था? रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। ठीक है, कि ये एक भगोड़े हैं इन द सेंस। तो इंटरपोल का काम रहता है इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम को कहीं ना कहीं खत्म करना। चलिए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं साइबर क्राइम से रिलेटेड। साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा आगे आई है। इंडिया में साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आईटी एक्ट 2000 का यूज किया जाता है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि साइबर क्राइम को लेकर I4C की फुल फॉर्म क्या है? एक टर्म सुनाई देती है I4C। सो व्हाट इज I4C? दैट इज सब्जेक्टेड टू साइबर क्राइम इन इंडिया। ओके, याद रखेंगे, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज I4C। ठीक है, सो दैट इज सब्जेक्टेड टू साइबर क्राइम इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई। देखिए, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है, इंडिया फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कि हम सोलर एनर्जी का यूज करके पूरे एक एरिया में हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, किसने इनॉग्रेट किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो इस चीज को लेकर आपने याद रखना है, ये प्रोजेक्ट शुरू कहां हुआ है? सो ये हुआ है दिबांग वैली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट जो है हमारे पास शुरू हुआ है। सोलर एनर्जी का स्टूडेंट हम बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सोलर एनर्जी का यूज अगर वाटर से रिलेटेड बात करें हम, तो एक स्कीम पहले से ही ऑनगोइंग है, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम मैं पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अब महाअभियान। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? पीएम कुसुम का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों के लिए कुछ इस तरह से बंदोबस्त करना कि वो सोलर एनर्जी का यूज करके अपने जो वाटर का काम है, मतलब कि जो वाटर सप्लाई है, वो कर सके। आपको बता दूं, इसके साथ 17 लाख सोलर पंप लगाने का गवर्नमेंट का टारगेट है। तो आप ये भी याद रखेंगे, पीएम कुसुम का टारगेट कितना है? 17 लाख सोलर पंप लगाने का टारगेट गवर्नमेंट ने यहां पर रखा है फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। सोलर एनर्जी के यूज को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं, पूरी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हमारे पास विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब आता है। आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जब मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट का टारगेट है 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हमने 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2030। सो 2030 तक हम जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी 450 गीगावाट। ठीक है, जो हमने प्रोड्यूस करनी है। ये पॉइंट्स जो है याद रखेंगे स्टूडेंट सबसे सब। और कहीं ना कहीं हम सोलर एनर्जी का यूज आज की डेट में अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। जैसे पूरे विश्व का जो पहला अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो पूरा
सोलर एनर्जी पे चलता है, दैट इज कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पूर्णतः सोलर एनर्जी पे चलता है। अब कहीं ना कहीं हम इंडियन रेलवेज के लिए भी सोलर एनर्जी के यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि भारत का पहला ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पूर्णतः सोलर एनर्जी पे चलता है, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नेम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन कंप्लीटली बाय सोलर पावर। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन जो कंप्लीटली सोलर पावर पे चलता है दैट इज गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी का जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, वो भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था, ठीक है, जो कंप्लीटली सोलर पावर पे चलता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर हमारे पास न्यू सीआईसी अपॉइंटेड। सो व्हाट इज सीआईसी? दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, सो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो वो कौन है? वाईके सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट है एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ द यशवर्धन कुमार सिन्हा एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, उसके अंदर सबसे बड़ी पोजीशन होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, सीआईसी की। तो इनकी जो ओथ होती है, जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, वो हमारे पास प्रेसिडेंट के अंडर होता है और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, या तो उनका टेन्योर 5 साल का होता है या 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि अगर किसी पर्सन को लेट से 40 साल की उम्र में अपॉइंट किया गया तो वो 45 ईयर्स तक रहेंगे, जब तक उनकी एज 45 ईयर्स ना हो जाए। लेकिन हाँ, जैसे अब आप देखिए इनकी जो एज है स्पेशली मेंशन की गई है 62 ईयर्स, तो अब 65 ईयर पहले हो जाएंगे, तो ये सिर्फ 3 साल के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां पर रहेंगे। आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये जो हमारे पास सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, ये आरटीआई को एक तरह से मजबूत बनाने के लिए हमारे पास सामने आया था। ठीक है, आरटीआई की अगर हम बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 में हमारे पास आरटीआई हमें देखने को मिली। तो आरटीआई को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास काम करता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। डू रिमेंबर दैट। इंफॉर्मेशन स्टूडेंट बहुत ही हमारे पास क्रूशियल रोल प्ले करती है जब हम डेमोक्रेसी की बात करें। आरटीआई एक्ट 2005 है हमारे पास, और आपको मैं एक बड़ी फेमस लाइन बताना चाहूंगा थॉमस जेफरसन की। ठीक है, एक बहुत ही हमारे पास सुप्रसिद्ध व्यक्ति थॉमस जेफरसन, इन्होंने क्या कहा था कि इंफॉर्मेशन इज जस्ट लाइक अ करेंसी इन द डेमोक्रेसी। थॉमस जेफरसन ने क्या कहा था, हमारे पास याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही थी। तो अभी क्या होता है, आपने याद रखना है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो पोस्ट होती है वो 2005 में ही क्रिएट की गई है, और इंपॉर्टेंट पोस्ट कंसिडर की जाती है जब हम अपनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सब कुछ पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। तो ये उसी के लिए काम करते हैं, आरटीआई के लिए काम करते हैं। तो आरटीआई एक्ट कौन सा है ये भी याद रखेंगे, आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन इंडिया। नेम द फर्स्ट, अभी के लिए तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, नेम द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन इंडिया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, नाम याद रखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास भारत के पहले फर्स्ट सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? वो थे वजाहत हबीबुल्ला। ठीक है, वजाहत हबीबुल्ला। सो ही इज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यूनाइटेड नेशन ACABQ कमेटी। अब ये ACABQ कमेटी है क्या? ये यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट कमेटी कंसीडर की जाती है, दैट इज एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। तो यहां पर आप देखिएगा कि इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मित्रा को यहां पर इलेक्ट किया गया है इस कमेटी के अंदर, और ये यूएन की एक इंपॉर्टेंट कमेटी कंसीडर की जाती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि किस इंडियन डिप्लोमेट को जगह मिली है यूएन की ACABQ कमेटी में? तो वो है विदिशा मित्रा। ठीक है, आपको स्टूडेंट यहां पर पता होना चाहिए कि हमारे पास शी हैज वन द इलेक्शन विद 126 यूएन मेंबर सपोर्टिंग हर कैंडिडेचर। ठीक है, अपोजिंग पार्टी गोट 64 वोट्स। ठीक है, तो इस तरह से वोटिंग हमारे पास यहां पर कुछ ना कुछ हुई। यूएन की बात जब करें, यूएन सबसे पावरफुल बॉडी कंसीडर की जाती है। आपको स्टूडेंट मैं यहां बताना चाहूंगा 26 जून
1945 को यूएन का चार्टर साइन हुआ था। डू रिमेंबर दैट कि यूएन का जो चार्टर है वो कब साइन हुआ था? दैट इज ऑन 26 जून 1945, ठीक है। और यूएन की अगर हम बात करें, यूएन एक बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है, कई सारी चीजों को लेकर काम करती है। ओके, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं। यूएन के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल के बारे में भी बताया है, एंटोनियो ग्यूटरस राइट नाउ सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करके बनी थी? इससे पहले, यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो काफी हद तक इसी के जैसा रोल प्ले कर रही थी? ओके, सो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट जो कि एस्टैब्लिश हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, दैट इज लीग ऑफ नेशन। याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गई, ठीक है। सो इस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस करते हुए 1945 में हमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली, दैट इज यूनाइटेड नेशन। सो लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस किसने किया? हमारे पास यूनाइटेड नेशन ने। सो डू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास असम तेजपुर लीची गेट्स जीआई टैग। सो जीआई टैग हमारे पास, आप समझिएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, बहुत बार क्लास में इसकी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो तेजपुर जो लीची है असम की, उसको यहां पर जीआई टैग मिला है। इसका मतलब ये लीची जो है अपने आप में यूनिक है, सबसे अलग है, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि जीआई टैग जो है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो इंडिया में वो जीआई टैग देने का काम कौन करता है? दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में है, ठीक है। हमारे पास चेन्नई में ऑफिस है, याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। चेन्नई में ऑफिस है हमारे पास किसका? वो हमारे पास ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का, चेन्नई में, जो हमारे पास जीआई टैग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ठीक है, चेन्नई, ये हमारे पास जीआई टैग प्रोवाइड करती है इंडिया में। जबकि इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग कौन प्रोवाइड करता है? डब्ल्यूटीओ। मैं पहले भी बता चुका हूं, इंटरनेशनल लेवल पर डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल पर जीआई टैग प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए, आपको छोटे से ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है, तेजपुर लीची आपको कौन सी स्टेट में मिलेगी? तो आपने याद रखना, दैट इज इन, हाँ जी, असम, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ असम। अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही फेमस राइस हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही फेमस राइस हैं चाखो राइस, जिनको ब्लैक राइस भी कहा जाता है, ठीक है। इनको रिसेंटली जीआई टैग मिला था। सेम क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये भारत के कौन से राज्य से हमारे पास रिलेटेड है? चाखो राइस आपको भारत के किस राज्य में मिलेंगे जिनको ब्लैक राइस भी कहा जाता है? ओके, याद रखिएगा, चाखो राइस आपको मिलेंगे मणिपुर में, ठीक है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस राइस कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, ब्लैक राइस, और बहुत ही फेमस है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए जी, अगले न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम, देखिए, आपको पहले तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि भारत का जो थिंक टैंक है, भारत के लिए जो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, नीति आयोग। सो नीति की पहले तो फुल फॉर्म कवर क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, बिल्कुल, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसका एक प्रोग्राम चल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन, एम। तो एम हमारे पास यहां पर एक कोलैबोरेशन करने जा रहा है, किसके साथ? साइरस के साथ, ठीक है, साइरस के साथ, जो कि रशिया से है। तो एक वर्चुअल प्रोग्राम होगा जिसको नाम दिया जाएगा एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम, और यहां पर स्कूल चिल्ड्रंस को मोटिवेट किया जाएगा इनोवेशन के लेकर। तो आपने याद रखना है, स्कूल लेवल पर इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर एक इनोवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है? सो वो है रशिया, और प्रोग्राम का नाम है एम साइरस। एम की फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन, एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम, ठीक है। सो इंडो रशियन प्रोग्राम है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, नीति आयोग के बारे में आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन का नाम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इसके चेयरमैन बाय डिफॉल्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस चेयरमैन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, राजीव कुमार, ठीक है, याद रखेंगे। वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है? राजीव कुमार। इसमें स्टूडेंट नीति आयोग की जब मैं बात करता हूं, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, नीति आयोग में 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नीति आयोग में 3 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, उनके नाम आप याद रखिएगा, पेपर में उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक तो है डॉक्टर वी के पॉल, ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं।
ठीक है। दूसरे हैं वीके सारस्वत, ठीक है। वीके सारस्वत हमारे पास फॉर्मर डीआरडीओ चीफ रह चुके हैं, साइंटिस्ट है भारत के जाने माने और फॉर्मर डीआरडीओ चीफ रह चुके हैं। और तीसरे हैं रमेश चंद, रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, ठीक है। याद रखिएगा रमेश चंद कौन है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। सो ये तीन लोग जो हैं ये हमारे पास नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर हैं, इन तीनों का नाम आप याद रखिएगा। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का एक क्वेश्चन, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जैसे भारत में नीति आयोग है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जैसे भारत में नीति आयोग है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डीआरसी, ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर हमारे पास कौन सी कंट्री की एक बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है। याद रखिएगा स्टूडेंट, दैट इज चाइना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा चाइना। देखिए आपको याद रखना है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर है वो चाइना के लिए वो रोल प्ले करता है जो नीति आयोग इंडिया के लिए काम करता है, ठीक है। सो डू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि नीति आयोग ने डीआरसी के साथ भी कोलैबोरेशन की है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या हुआ है कि इसरो ने हमारे पास लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है EOS-01 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहां है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा में हमारे पास है, श्रीहरिकोटा इज इन आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखेंगे हमारे सारे सैटेलाइट्स आंध्र प्रदेश से लॉन्च किए जाते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि हमारे फॉर्मर साइंटिस्ट थे उनके नाम पर एक सेंटर है। तो पहली बार यहां पर कोविड के दौरान इंडिया ने अपना ये मिशन जो है वो कैरी किया। इसमें 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट्स भी थे जिनके नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि इसको लॉन्च करने के लिए PSLV का भारत ने यूज किया। सो व्हाट इज PSLV? दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखेंगे इसका यूज किया, PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और दीज आर बीइंग लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, इसरो हमारे इंडिया में सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए काम करती है, बनाने का काम करती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसकी 2 कमर्शियल आर्म्स है। कमर्शियल आर्म्स का मतलब कि उनका काम मेनली ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। याद रखेंगे, वन इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और दूसरा है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे, पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसरो की 2 कमर्शियल आर्म कौन कौन सी हैं। एक तो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और दूसरा है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। ये दोनों इसरो की कमर्शियल आर्म है। इसरो का हेडक्वार्टर हमारे पास बेंगलुरु में, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर याद रखेंगे, इसरो का हेडक्वार्टर हमारे पास बेंगलुरु में है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर स्पेस की मैं बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगली न्यूज भी हमारे पास कहीं ना कहीं स्पेस से हमारे पास रिलेटेड ही है। तो आप यहां पर देखिए कि फर्स्ट फास्ट रेडियो बस्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी। देखिए नासा डिटेक्टेड ब्राइट फास्ट रेडियो बस्ट एक्स-रेज व्हिच हैज लास्टेड फॉर अ मिलीसेकंड फ्रॉम मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। फर्स्ट एवर, पहली बार हमारे पास हमने क्या किया, रेडियो बस्ट को डिटेक्ट किया है। देखिए यहां पर इस सिग्नल को हमारे पास क्या कहा गया, FRB 20428। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अभी नासा ने डिटेक्ट किया था FRB 20428, ये है क्या? सो ये रेडियो सिग्नल था बेसिकली, जो कुछ मिली सेकंड के लिए रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमें ऐसा कोई सिग्नल मिला है। तो यहां पर आप समझिए कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स में और भी हमारे पास हमारी जैसी सभ्यताएं हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कुछ समय की, पिछले 1-2 हफ्ते की, तो सबसे बड़ी जो स्पेस से रिलेटेड न्यूज थी वो क्या था, 16 साइकी को लेकर। याद रखिएगा हमारे पास एक एस्टेरॉयड को लेकर एक न्यूज आई थी। एस्टेरॉयड का नाम है 16 साइकी, ठीक है। 16 साइकी को लेकर हमारे पास एक न्यूज आई थी और न्यूज में क्या बताया गया था कि इसकी ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो एस्टेरॉयड है वो मेटल का बना हुआ 16 साइकी, और इसकी जो कीमत है, अगर हम इसको अर्थ पे ले आए, इसकी जो कीमत है वो बनती है स्टूडेंट, आप सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाओगे, दैट इज 10,000 क्वाड्रिलियन। जी हां, 10,000 क्वाड्रिलियन, इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है। इतनी बड़ी अमाउंट का ये जो इस मेटल इसके अंदर है, इसके अंदर निकल और मेनली बाकी कुछ मेटल्स हैं, अगर उनकी कीमत हम लगाएं तो दैट इज अराउंड 10,000
क्वाड्रिलियन, ये पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से भी कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी लगभग 74 ट्रिलियन डॉलर की, 74 ट्रिलियन डॉलर की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है। मतलब कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से भी कहीं गुना ज्यादा अमाउंट है इस एस्टेरॉयड की, ठीक है। सो आप समझिए कि स्टूडेंट हो सकता है कई प्लैनेट ऐसे होंगे, कुछ हमारे पास एस्टेरॉयड ऐसे होंगे जो गोल्ड से ही हो सकता है बने हो। जी हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पूरे गोल्ड से बने हो या उनके अंदर डायमंड ही डायमंड भरे हो। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि 16 साइकी अभी रिसेंटली न्यूज में है काफी ज्यादा, क्योंकि इसकी जो अमाउंट है, जो मेटल से बना हुआ है, वो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बनती है। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में लाई करता है। ये सन के चक्कर लगा रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में लाई करता है। 16 साइकी जो हमारे पास एस्टेरॉयड है, लाइज बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, दैट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। याद रखिएगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट बनती है, मैंने आपको बता दिया, दैट इज अराउंड 10,000 क्वाड्रिलियन, ठीक है। इतनी बड़ी कॉस्ट बनती है 16 साइकी की। तो एक एस्टेरॉयड है, याद रखना। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए पेपर में। दो क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जा सकते हैं? एक तो क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि FRB 200-428 अभी न्यूज में था, ये क्या था? एक सिग्नल था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 16 साइकी अभी न्यूज में है, तो 16 साइकी क्या है? ये एक एस्टेरॉयड है, ठीक है। ये एक एस्टेरॉयड है। सो डू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे चलते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड इज 5 ईयर रिपोर्ट। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। अब ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? देखिए ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को लेकर डील करता है। फाइनेंस कमीशन बनता है 5 सालों के लिए। फाइनेंस कमीशन कितने टाइम के लिए बनता है? 5 सालों के लिए बनता है। और अभी राइट नाउ इंडिया में कौन सा फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है? 15th फाइनेंस कमीशन, जो कब से कब के लिए काम करेगा? 2020 से 2025 तक, ठीक है। 2020 से 2025 तक हमारे पास 15th फाइनेंस कमीशन काम करेगा। याद रखिएगा इस चीज को। और एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा, इसके चेयरमैन का नाम भी याद रखिएगा, वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर मेंशन है, ठीक है, लेकिन मैं अलग से फिर से बता देता हूं। एनके सिंह। एनके सिंह इज द करंट चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। पहले तो आप ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो याद रखेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम कि फाइनेंस कमीशन करता क्या है। सो ये सेंटर और स्टेट के बीच में फंड्स के बंटवारे को लेकर काम करता है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, और इसमें हमारे पास रिपोर्ट का टाइटल क्या रहा वो आप देख लीजिए, फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम, ठीक है। रिपोर्ट का नाम क्या रहा? फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। तो हमारे पास ये रिपोर्ट सबमिट की गई है, और ये रिपोर्ट सबमिट किसको की गई है? टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी को, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी को ये हमारे पास रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन, कि हमारे पास 15th फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन में स्टेट का शेयर कितना रखने की रिकमेंडेशन दी है? स्टेट्स का शेयर कितना % होना चाहिए? हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 15th फाइनेंस कमीशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन में स्टेट्स का शेयर कितना हो, उसके लिए कितनी रिकमेंडेशन दी है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट को शेयर्स मिले 41%। पहले 42% चल रहा था, लेकिन 42% से ये चाहते हैं कि वो उसको 41% कर दिया जाए। अब ऐसा क्यों? देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना खर्चा उठाती है, स्टेट्स अपने खर्चा उठाते हैं। लेकिन पहले भारत में 29 स्टेट्स थी, अब कितनी हो गई हैं? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उसका खर्चा कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। तो पहले जो स्टेट्स को हिस्सा मिल रहा था वो 42% मिल रहा था, लेकिन अब यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन ने सुझाव दे रखा है कि उसको 41% कर दिया जाए। जी हाँ, तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 2021। सो उत्तर प्रदेश की जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है वो फरवरी 2021 में ऑर्गेनाइज करेगी इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल भारत के किस राज्य में और किस डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है? तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश राज्य में होने जा रहा है, ठीक है। और आपको स्टूडेंट मैं बता दूं, बर्ड्स को लेकर भारत में कई तरह के बर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। सो मेनी टाइप ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए तो भारत पूरे विश्व में फेमस ही रहा है, ठीक है। और इंडिया के जो सबसे बड़े हमारे पास बर्डमैन कहे जाने वाले पर्सन है, उनका नाम याद रखिएगा, सलीम अली, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, बताया भी है मैंने पहले भी, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया हु इज नोन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, सो बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है?
सलीम अली को, ठीक है। और सलीम अली के नाम पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक बर्ड सेंचुरी भी है, याद रखिएगा, सलीम अली के नाम पर एक बर्ड सेंचुरी भी है। और ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है? दैट इज इन गोवा, ठीक है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है? गोवा में। ये भी एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आप जो हैं वो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड व्हाट। ऐसे क्वेश्चन हमें याद आते हैं ना, स्टडी ऑफ बर्ड कॉल्ड व्हाट, जल्दी से बताओ जरा। ओके, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। सही आंसर है हमारे पास ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सॉरी, थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्जिन हाइपरलूप कंप्लीट्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल। एक गेम चेंजर सिस्टम हमारे पास पूरे विश्व में आने वाला है, वो है वर्जिन हाइपरलूप का हमारे पास अपने आप में एक नया ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। देखिए, हमारे पास पहली बार इसका एक ह्यूमन ट्रायल कंडक्ट किया गया है, कहां पर? लॉस वेगस में। आपको स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा, वर्जिन हाइपरलूप नाम से एक एंटिटी है। हाइपरलूप का कंसेप्ट ब्रेन चाइल्ड था एलन मस्क का। एलन मस्क ने एक आइडिया दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना सकते हैं जिसमें स्पीड रहेगी 1000 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम ट्रेवल कर पाए, ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया हाइपरलूप। तो हाइपरलूप हमारे पास कंपनी जो हाइपरलूप के ऊपर काम कर रही है, उस कंपनी का नाम है वर्जिन हाइपरलूप। पहले तो आप कंपनी का नाम याद रखिएगा। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास लॉस वेगस यूएसए में है। तो यहां पर इन्होंने टेस्ट फैसिलिटी बनाकर हाइपरलूप पोर्ट को टेस्ट किया, 500 मीटर डेवलप फैसिलिटी बनाई। और यहां पर आपको स्टूडेंट में बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें हाइपरलूप की, तो आने वाले टाइम में हो सकता है पूरे विश्व को बदल कर ही रख दे। आप सोच के देखिए कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर ट्रैवलिंग हो जाए तो जो पूरा विश्व है उसकी तस्वीर ही कहीं ना कहीं बदल जाएगी। इस कंपनी के करंट सीईओ कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हेडक्वार्टर तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जे वेल्डर जो है वो करंट सीईओ है हमारे पास कंपनी के, हमारे पास वर्जिन हाइपरलूप के, ठीक है। आइडिया किसका था? ये हमारे पास आइडिया याद रखेंगे एलन मस्क का ये ब्रेन चाइल्ड था। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि पूरी दुनिया इसको लेकर कहीं ना कहीं आशान्वित है, कि आशा कर रही है कि ये ट्रायल सक्सेसफुल रहेंगे और फ्यूचर में हर जगह आपको हाइपरलूप देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में सबसे पहले कौन सा एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, जिसने हाइपरलूप बनाने के लिए, सिटी से हाइपरलूप एयरपोर्ट तक हाइपरलूप बनाने के लिए हामी भर दिए। हाँ जी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सरल शब्दों में कहूं तो भारत का पहला ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर हाइपरलूप बनने जा रहा है, जहां से हाइपरलूप से कनेक्टिविटी होगी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, एयरपोर्ट का नाम स्टूडेंट याद रखेंगे, दैट इज BAIL, दैट इज बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। जी हां, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है वो अपने यहां पर क्या करने जा रहा है? फिजिबिलिटी चेक करा रहा है कि क्या वहां पर हाइपरलूप बन सकता है जो शहर से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। तो अगर ये फिजिबिलिटी अप्रूव हो जाती है तो बहुत जल्द आपको यहां पर कुछ सालों के अंदर अंदर आपको इंडिया में भी हाइपरलूप देखने को मिलेगा। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। ओके, देखिए हमारे पास दो बुक्स को लेकर न्यूज आई है, तो बुक को लेकर पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। और यहां पर आप समझिए, बुक्स, दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका रीजन मैं आपको बता देता हूं। पहली बुक है हाउ टू बी अ राइटर। ये बुक हमारे पास एक बहुत ही फेमस राइटर ने लिखी है, जिनका नाम है हमारे पास, अगर हम बात करें, रस्किन बॉन्ड, एक जाने माने राइटर, ठीक है। तो इनकी बुक को लेकर तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ टू बी अ राइटर बुक किसकी है। सो दैट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। दूसरा हमारे पास जो जेसिंडिया एंड्रेन है, ठीक है, जो कि राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, उनको लेकर एक बुक आई है लीडिंग विद एम्पैथी, ठीक है। जेसिंडिया एंड्रेन, लीडिंग विद एम्पैथी, बायोग्राफी है इनकी। और इसको बता दूं, इसके ऑथर कौन है? सुप्रिया वाणी एंड कार्ल हेर्टे, ठीक है। तो याद रखेंगे इनके जो ऑथर्स हैं इस बुक के, उनका नाम भी आप याद रखेंगे। तो न्यूजीलैंड काफी टाइम से अभी न्यूज में है, और अभी आपको पता होना चाहिए जेसिंडिया एंड्रेन जो है फिर से चुनाव जीत गई हैं और फिर से हमारे पास न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं, न्यूजीलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं ज्योग्राफी का, कि हमारे पास
कौन सा स्टेट ऐसा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, विच स्टेट सेपरेट नॉर्थ न्यूजीलैंड फ्रॉम द साउथ न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, विच स्टेट सेपरेट नॉर्थ न्यूजीलैंड फ्रॉम द साउथ न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुक स्ट्रेट। जी हाँ, करेक्ट आंसर है कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट वो स्टेट है जो न्यूजीलैंड को हमारे पास दो आइलैंड्स में एक तरह से बांट देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है कुक स्ट्रेट। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। देखिए, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को यहां पर मौका मिला है कि वो काम करेंगे हमारे पास प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ। एंड्रिया गेज वो पर्सन हैं स्टूडेंट्स जिनको भी रिसेंटली नोबेल पुरस्कार मिला था 2020 में। ये हमारे पास फीमेल साइंटिस्ट हैं, ठीक है, और इनके साथ अभी इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स काम करेंगे। कहां पर, आपको याद रखना है, दैट इज 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जो ऑनगोइंग है। कहां पर, हुआई में। ठीक है, हुआई कहां है, यूएसए में। तो ये आप याद रखिएगा, हुआई यूएसए में हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप, और यहां पर एक नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर काम कर रही है, एंड्रिया गेज, और उनके साथ इंडियन साइंटिस्टों को भी, अब इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को भी काम करने का मौका मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें नोबेल प्राइज स्पेशली फिजिक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला नोबेल प्राइज था वो फिजिक्स में ही दिया गया था। ठीक है, आपको मैंने कई बार क्लास में बताया कि 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, और जो पहला नोबेल प्राइज था वो फिजिक्स में ही दिया गया था। ठीक है, और वो दिया गया था फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए दिया गया था, ठीक है, डब्ल्यू रोंटगन को। ठीक है, ये ऑलरेडी हम क्लास में बहुत बार बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं कि 2020 में हमारे पास 3 साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। ठीक है, उनमें से एक तो थी एंड्रिया गेज। आप मुझे बाकी 2 लोगों के नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि एंड्रिया गेज के साथ कौन ऐसे 2 और साइंटिस्ट थे जिनको 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो मिला है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो सही आंसर है स्टूडेंट रोजर पेनरोज एंड आर गेंजल। ठीक है, सो ये हमारे पास 2 ऐसे पर्सन हैं जिनको हमारे पास एंड्रिया गेज के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स में। ठीक है, तो इन दोनों के नाम जो हैं आप याद रखेंगे। चलिए जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो BMI रैंकिंग्स आई है 2019। सो BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, और ये रैंकिंग हमारे पास दी गई है लेंसेट की तरफ से। ठीक है, माई जर्नल लेंसेट, इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल द लेंसेट। तो इसमें इंडिया का जो रैंक रहा बस वो याद रख लेना। ठीक है, इंडिया का रैंक जो रहा वो रहा, इंडिया इज प्लेस्ड एट 196 रैंक विद द रिस्पेक्ट टू BMI। इंडियाज बॉयज रैंक 180 विद एन एवरेज हाइट ऑफ 5.46। तो इंडिया में जो एवरेज हाइट है वो भी आपको मैं बता दूं कि एवरेज हाइट कितनी है, 5.4 ओनली। और गर्ल्स का जो रैंक रहा वो तो और भी पीछे रहा, 182। ठीक है, विद एन एवरेज हाइट ऑफ 5.06। तो एवरेज हाइट इन द गर्ल इज 5.06, एवरेज हाइट इन बॉयज दैट इज 5.4 एज पर दिस पर्टिकुलर द लेंसेट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा इसमें जो रैंकिंग्स है वो याद रख लीजिएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें कम बनते हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास एससीओ से रिलेटेड न्यूज है। एससीओ की अगर हम बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप एक कंसीडर किया जाता है जब हम बात करते हैं यूरेशिया की। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बीच में जो कंट्रीज हैं, तो इसमें इंडिया भी एक मेंबर है। आपको बता दूं यहां पर इस ग्रुप के बारे में कि ग्रुप 2001 में बना था। ठीक है, एससीओ के बारे में एक तो ये याद रखना, ये ग्रुप हमारे पास कब एस्टेब्लिश हुआ था, 2001 में। ठीक है, 2001 में ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ। इंडिया भी इसका मेंबर है, और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 8 मेंबर कंट्रीज, जिसमें पाकिस्तान भी एक मेंबर है, रशिया भी एक मेंबर है, चाइना भी एक मेंबर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये एंड तजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज यहां पर मेंबर हैं। हेडक्वार्टर याद रखना, नाम तो इसका क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एससीओ का जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट वो बीजिंग में है। नाम शंघाई है लेकिन हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर है हमारे पास
बीजिंग में। हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर इज एट बीजिंग, चाइना। सो डू रिमेंबर दैट पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एससीओ की अगर मैं बात करूं, इस साल की जो एससीओ की प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, यानी कि यूं कहूं तो इस साल की जितनी भी मीटिंग्स होनी है वो हमारे पास रशिया के द्वारा कंडक्ट की जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि हेड ऑफ द स्टेट्स की एक काउंसिल, एक मीटिंग हुई है हमारे पास, जिसको हमारे पास चेयर किसने किया? ऑब्वियसली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि 2020 की मीटिंग्स जो हैं वो चेयर कौन कर रहा है हमारे पास? तो वो हमारे पास चेयर कर रहा है, हाँ जी, वो हमारे पास चेयर कर रहा है कौन? चेयर कर रहा है रशिया। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप यहां पर एक लाइन देखिए, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? इट शुड बी नोटेड दैट प्रेसिडेंट एमोली रहमोन ऑफ तजिकिस्तान अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एससीओ इन 2021। 2021 में जो एससीओ की चेयरमैनशिप है वो हमारे पास किसके पास रहेगी? तजिकिस्तान के पास, अभी रशिया के पास है। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में तजिकिस्तान की जरा कैपिटल कमेंट करके बता दीजिए कि नेम द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान, क्योंकि वहीं पर सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होनी है। तो जरा ये बता दीजिए कि तजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। याद रखेंगे स्टूडेंट, कैपिटल है यहां पर दुशांबे, ठीक है। दुशांबे इज द करंट कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की कैपिटल है, याद रखेंगे, क्योंकि अगले साल की 2021 की सारी मीटिंग्स एससीओ की तजिकिस्तान होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट। देखिए चाइना लगातार टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, भले ही वो हमारा एक दुश्मन कंट्री हो, ठीक है, इंडिया के साथ फ्रेंड रिलेशन ना हो, लेकिन हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाइना ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल अचीव कर लिया है, ठीक है। सो चाइना सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट, और उसको नाम उसने क्या दिया है? UESTC सैटेलाइट, ठीक है, दैट इज स्टार इरा 12। तो यहां पर इस सैटेलाइट का नाम आप याद रखेंगे, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि UESTC सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया? सो दैट इज चाइना, जहां पर 6G टेक्नोलॉजी का ट्रायल उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। 6G टेक्नोलॉजी का ट्रायल उन्होंने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि चाइना की स्पेस एजेंसी CNSE, दैट इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे इंडिया में इसरो है तो चाइना में है CNSE, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ यहां पर ये 6G के बारे में बात नहीं कर रही है, हर चीज में आगे निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको बता दूं कि 2020 में इन्होंने मार्स मिशन भी लॉन्च किया था अभी कुछ टाइम पहले। जरा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हमने क्लास में कवर किया था कि जो यहां पर चाइना का मार्स मिशन है उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट। ओके, याद रखेंगे तियानवन-1, ठीक है। तियानवन-1 हमारे पास मिशन का नाम था, मिशन टू मार्स, ठीक है। और याद रखेंगे इन्होंने 6G के हमारे पास ट्रायल जो है वो किस कंट्री ने शुरू कर दिए? चाइना में, ठीक है। इंडिया में आपको याद रखना है कि रिलायंस और क्वालकॉम मिलकर, ठीक है, इंडिया में 5G का ट्रायल शुरू हुआ है, अभी इंडिया भी पीछे चल रहा है बहुत, ठीक है। सो रिलायंस और क्वालकॉम मिलकर इंडिया में 5G को लॉन्च करेंगे जल्दी ही, ठीक है। तो इंडिया में किसने ट्रायल शुरू किया है वो भी आप याद रख लेना, हमने क्लास में ऑल्दो कवर किया है। रिलायंस और क्वालकॉम ये 5G के ऊपर काम कर रहे हैं और चाइना काम कर रहा है 6G के ऊपर, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास 2020 इंडियन प्रीमियर लीग। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो हमारे पास यूएई में अभी खत्म हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसको होस्ट किया था, ठीक है। उसके लिए 100 करोड़ रुपीस यूएई को पे किए गए हैं। जी हाँ, ये कोई फ्री में होस्टिंग नहीं हुई थी, 100 करोड़ रुपीस पे किए गए हैं। तो चैंपियन कौन रहा? मुंबई इंडियंस, 5वीं बार इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया। रोहित शर्मा याद रखेंगे हमारे पास कैप्टन है मुंबई इंडियंस के, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता ही होगी कि रोहित शर्मा कैप्टन है मुंबई इंडियंस के, लेकिन अगर हम बात करें वो T20 चैलेंज हुआ था उसमें हमारे पास आप देख लीजिएगा आईपीएल ट्रेल ब्लेजर फर्स्ट टाइटल इन्होंने जीता। और चेयरमैन कौन है आईपीएल के? ब्रिजेश पटेल। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं, जब हम ड्रीम 11 आईपीएल की बात करते हैं तो याद रखना हमारे पास दो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है पर्पल कैप, ठीक है, एक होता है हमारे पास ऑरेंज कैप, ठीक है। अब पर्पल कैप की बात मैं करूं तो ये उसको मिलता है जो जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हो। पर्पल कैप किसको मिलती है हमारे पास? जिसने सबसे ज्यादा विकेट ली हो, ठीक है। तो पर्पल कैप किसको मिली है? कगिसो रबाडा को, ठीक है, याद रखेंगे कगिसो रबाडा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे।
आप मुझे स्टूडेंट जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऑरेंज कैप किसको मिली है आईपीएल में, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप किसको मिली है, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं। ओके, याद रखिएगा ऑरेंज कैप मिली है केएल राहुल को, और केएल राहुल हमारे पास कौन सी टीम से थे, ही इज फ्रॉम किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो। तो बड़ा एक अजीब सा चीज आपको देखने को मिलेगी कि वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो कहां हुआ है, उस सिटी में जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड हेल्थ को लेकर सफर कर रहा है, दैट इज वुहान इन चाइना। ठीक है, ह्यूबी कैपिटल वुहान इन चाइना। तो याद रख लेना भाई, जिस सिटी ने पूरे वर्ल्ड को हेल्थ को लेकर क्राइसिस में डाल दिया, वहीं पर वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो इस बार का रखा गया था। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर जब हम बात करें तो याद रख लेना कि हमारे पास 7 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे हमारे पास 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। और हेल्थ को लेकर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मैं बता दूं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि एक ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर एक वर्ल्ड सेंटर बनाया जाएगा इंडिया में। तो ये भी याद रख लेना, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को लेकर एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाने की बात WHO ने कौन सी कंट्री में कही है, भारत में, कि वो भारत में एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बनाएंगे उस चीज को लेकर। ठीक है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनोम, उनको शुक्रिया भी कहा है। ठीक है, सो ये छोटा सा एक पॉइंट है, सब लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी 2-day विजिट टू मालदीव्स। देखिए, हम अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक पॉलिसी चल रही है नेबरहुड फर्स्ट। याद रखना, इंडिया की एक पॉलिसी चल रही है नेबरहुड फर्स्ट, कि अपने नेबर कंट्रीज के साथ, ऑब्वियसली पाकिस्तान तो उसमें नहीं होगा, ठीक है, और चाइना भी नहीं होगा, तो उनके साथ आप रिलेशन स्ट्रेंथन कीजिए। तो मालदीव्स में विजिट किया हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने। याद रखेंगे, राइट नाउ फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और उन्होंने 2 दिन की विजिट की हमारे पास, और यहां पर बात की उन्होंने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया की तरफ से। इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प देने की बात की थी, और आपको मैं स्टूडेंट यहां पर छोटा सा एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया ने रिसेंटली $100 मिलियन ग्रांट किए थे। $100 मिलियन की ग्रांट दी थी कोविड के टाइम पर। ठीक है, $100 मिलियन मालदीव्स को दिए थे, और $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट भी मालदीव्स को प्रोवाइड किया था, ताकि मालदीव के साथ रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कहीं ना कहीं किया जा सके। हम लगातार मालदीव्स की हेल्प कर रहे हैं, और मालदीव्स एक ऐसी कंट्री है जो काफी हद तक टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है। काफी हद तक ये कंट्री जो है टूरिज्म के ऊपर बेस्ड है, और सबसे ज्यादा जो टूरिज्म अगर हम बात करें, 5वें नंबर पर इंडिया इसके टूरिज्म को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट 5वें नंबर पर मालदीव्स के अंदर भारत से आते हैं। ठीक है, तो भारत और इसके रिलेशन लगातार स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। सो एक गुड साइन है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए अगर हम बात करें। ठीक है, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि लक्षद्वीप जो है वो काफी करीब है मालदीव के। सो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाय विच चैनल। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट, लक्षद्वीप ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाय विच चैनल। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, लक्षद्वीप ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम मालदीव्स बाय 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल के थ्रू हमारे पास क्या है कि जो लक्षद्वीप है वो सेपरेटेड है मालदीव से। ठीक है, सो ये चीज आप याद रखेंगे। सिंपल सा एक क्वेश्चन हमारे पास। चलिए जी, नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ 2% टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लिस्ट जारी की है वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट को लेकर, और उसमें यूएसए जो है टॉप कर किया है यूएसए ने। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, सो इंडिया के 1492 साइंटिस्ट जो थे इसमें जगह बनाने में कामयाब रहे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बस ये याद रख लेना कि इंडिया की कितने साइंटिस्टों को यहां पर जगह मिली। अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्टेड हुआ तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो याद रखिएगा, इंडिया के 1492 साइंटिस्ट थे, और इस लिस्ट में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट कौन सी कंट्री के थे, सो वो नो डाउट वो यूएसए के थे। और लिस्ट हमारे पास रिलीज की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास यूएसए में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया जीडीपी। एक और बुरी खबर भारत के लिए, इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 8.9%। देखिए, हमारे पास वर्ल्ड की बड़ी रेटिंग एजेंसीज है मूडी, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में उसने क्या कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है
ठीक है, वो हमारे पास -8.9% से श्रिंक कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले उसने क्या कहा था कि -9.6 से श्रिंक करेगी, तो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा उसने सही बताया, लेकिन अभी भी कंसर्न बरकरार है। ठीक है, कंसर्न जो है अभी भी बरकरार है। फिर गोल्डमैन सैक्स एक ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस रिपोर्ट आती है जिसमें क्या कहा गया है कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो भी 8.9% से श्रिंक कर जाएगी। तो दोनों ने 8.9% की बात यहां पर की है। आपको स्टूडेंट सुनकर थोड़ा सा मे भी बुरा लगे, लेकिन आरबीआई ने अब यहां पर एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत में टेक्निकल रिसेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत में टेक्निकल रिसेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और रिसेशन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। ऑल्दो आरबीआई बहुत कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर जो रिसेशन है वो ज्यादा देर ना रहे और हम फिर से जो है कंडीशन को इंप्रूव कर पाए। आपको बता दूं मैं, स्लो डाउन बहुत बार आया है भारतीय अर्थव्यवस्था में, स्लो डाउन बहुत बार आया है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार रिसेशन इस लेवल का देखने को हमें मिल रहा है, कितना बुरा रिसेशन हमें फेस करना पड़े। ठीक है, आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि हमारे पास जीडीपी को लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे पास एनएसओ, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनएसओ जो है वो जीडीपी के आंकड़े जारी करता है भारत के अंदर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, कि जीडीपी के आंकड़े भारत में कौन जारी करता है। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता दूं कि आरबीआई लगातार मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी का भी सहारा ले रहा है। ठीक है, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि हु इज द करंट इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई। हाँ जी, हु इज द करंट इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं, सो हु इज द करंट इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जी हां, बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कर दी होगी और आंसर दिया होगा गवर्नर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। गलत। जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज हैं वो है माइकल पात्रा। जी हां, देखिए मैंने आपसे एमपीसी के चेयरमैन का नाम नहीं पूछा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एमपीसी। मैंने क्या कहा कि हु इज द करंट इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात नहीं की, मैंने सिर्फ क्या कहा, हु इज द करंट इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन आरबीआई। तो आंसर है माइकल पात्रा। ये आरबीआई में राइट नाउ डेप्यूटी गवर्नर का काम कर रहे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में वाटर को सस्टेन बनाया जाए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हर घर जल नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है, जिसके तहत भारत में ग्रामीण एरिया में सबके घर में टैप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है 2024 तक। और गोवा पहली ऐसी स्टेट बना है जिसने हर घर जल के तहत अपना टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो एम वेंकैया नायडू जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स ये 2019 के लिए, और यहां पर बेस्ट स्टेट कौन सी रही, तो बेस्ट स्टेट रही तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही, तमिलनाडु। ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी में। फिर महाराष्ट्र और राजस्थान हमारे पास सेकंड और थर्ड पे रहे। मिजोरम को बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है स्पेशल कैटेगरी में। तो याद रखिएगा, मिजोरम इन बेस्ट स्टेट अवार्ड इन द स्पेशल कैटेगरी, और नॉर्मल कैटेगरी में तमिलनाडु। तो दोनों स्टेट्स के नाम आप कहीं ना कहीं याद रखेंगे। ऑल्दो सभी स्टेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पानी बचाने के लिए काम कर रही हैं, अलग अलग स्कीम लेकर आ रही हैं। उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक स्टेट ने स्कीम शुरू की थी, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम है वो कौन सी स्टेट के द्वारा ये स्कीम जो है वो शुरू की गई है। हाँ जी, कौन सी स्टेट ने मेरा पानी मेरी विरासत नाम से स्कीम जो है वो शुरू की है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइए स्टूडेंट्स। ओके, ये स्कीम जो है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टाइम पहले शुरू की गई थी। हमने इसको क्लासरूम में कवर किया था, याद रखेंगे। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू की है। नेक्स्ट हमारे पास सीसीआई अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ 7.73% शेयर ऑफ जियो बाय गूगल। तो आपको पता होगा गूगल ने लॉकडाउन के दौरान अनाउंसमेंट की थी
कि वो हमारे पास 7.73 इक्विटी शेयर कैपिटल खरीदेगा जियो प्लेटफॉर्म में, ठीक है, और उसके लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेगा गूगल। तो ये हमें पहले से ही न्यूज पता थी, लेकिन इसकी अप्रूवल अभी हुई है सीसीआई के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सीसीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है स्टूडेंट, 2002 में ये बॉडी बनी थी हमारे पास। इसका काम होता है मार्केट में कंपटीशन को स्टेबलाइज रखना, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन को स्टेबलाइज रखना। और इसके चेयरमैन कौन है? सीसीआई के चेयरमैन का नाम याद रखना, अशोक गुप्ता। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सीसीआई? अशोक गुप्ता, करंट चेयरमैन ऑफ सीसीआई, ठीक है। तो इसने अप्रूवल दे दिया है। और आपको याद रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्री में गूगल जो है वो हमारे पास, आपने याद रखना है कितने परसेंट शेयर खरीद रहा है? 7.73% जो शेयर्स हैं वो खरीद रहा है। और अल्टीमेटली गूगल और जो रिलायंस जियो है वो मिलकर हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री में और ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो रिलायंस और गूगल और क्वालकॉम और ऐसी कई सारी एंटिटीज मिलकर चाहते हैं कि भारत के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप जियो का यूज करते हो, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो जियो का यूज करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे, लेकिन क्वेश्चन उन्हें पता होना चाहिए कि जियो का फोन जब आप यूज कर, जियो का नेटवर्क जब आप यूज करते हो तो एलटी वर्ड लिखा आता है कई बार। हाँ जी, ये एलटी की फुल फॉर्म क्या है? जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE? LTE की फुल फॉर्म क्या है? ओके, LTE की फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। याद रखें, इसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है, 5th स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन INS वगीर। INS मींस इंडियन नेवल शिप। देखिए स्टूडेंट, हुआ क्या है कि INS वगीर जो है उसका हमारे पास एक तरह से इंडियन नेवी में उसको शामिल करने का पूरा फॉर्मेलिटी जो कंप्लीट हो गई है। आपको पता होना चाहिए इसको बनाने का काम किसने किया है? मैजागांव डॉक मुंबई ने। जी हाँ, ये भी आपने याद रखना है कि किसने हमारे पास INS वगीर को बनाया है। तो मैजागांव डॉक, ये शिप बिल्डर्स हैं मुंबई में, ठीक है, इन्होंने वगीर को बनाया है। अब देखिए, वगीर जो है वो हमारे पास एक कलवेरी क्लास सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। और इसको डिजाइन किसने किया था? देखिए, बनाने का काम तो मैजागांव डॉक ने किया है, लेकिन डिजाइन किसने किया था? फ्रेंच नेवल डिफेंस एनर्जी कंपनी ने, ठीक है। आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया था। प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट 75, जिसमें क्या कहा गया था कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है उसको बनाने में हमारे पास फ्रांस इंडिया की हेल्प करेगा। तो आपने याद रखना है कि प्रोजेक्ट 75 किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट 75 रिलेटेड है सबमरीन से। और इस प्रोजेक्ट 75 में कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट इंवॉल्व है? तो वो है फ्रांस गवर्नमेंट, ठीक है। फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो इसमें कहीं ना कहीं इंवॉल्व है। एक चीज और मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, इससे पहले जो सबमरीन है उनके नाम भी आप देख लीजिएगा। पहली हमारे पास जो सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इस प्रोजेक्ट के तहत बनी थी, उसका नाम था INS कलवरी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सबमरीन थी उसका नाम था हमारे पास कंधेरी, फिर करंज और अब वेला, ठीक है। तो यानी कि 5 सबमरीन ऑलरेडी हमारे पास एक तरह से नेवी को हैंडओवर हो चुकी हैं। आप जरा मुझे स्टूडेंट बस सिंपल सा, अच्छा इसका एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं कि वगीर का जो नाम आया है वो सैंड फिश के नाम से आया है। एक बहुत ही खूंखार किस्म की फिश मिलती है इंडियन ओशन में, सैंडफिश, तो वहां से इसका नाम जो है वो लिया गया है। तो पहले एक हमारे पास INS वगीर एक और शिप हुआ करती थी जो हमने रशिया से खरीदी थी, तो वो हमने रिटायर कर दी थी, तो नाम फिर से हमने यूज किया NS वगीर। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 सबमरीन नेवी को मिलेगी उसका नाम क्या होगा? ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो बता दीजिए कि 6 सबमरीन जो हमारे पास प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी को हैंडओवर होगी उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा स्टूडेंट वगशीर। याद रखेंगे, उसका नाम होगा वगशीर। नेक्स्ट हमारे पास सोनू सूद ऑटोबायोग्राफी। देखिए, सोनू सूद ने, आप सबको पता ही होगा कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी बहुत हेल्प की और ह्यूमैनिटी का एक एक्स्ट्रा लेवल का एग्जांपल हमारे पास सेट किया। तो सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी आ रही है, तो आई एम नोट अ मसीहा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बुक को ऑथर किया है मीना अय्यर ने, ठीक है, इनका नाम भी याद रखिएगा। और बहुत जल्द ये बुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो सीधा सीधा क्वेश्चन इस बुक को लेकर आपसे पूछा जा सकता है
कि हमारे पास आई एम नोट अ मसीहा ये किस पर्सन की ऑटोबायोग्राफी, तो आपने याद रखना है ऑटोबायोग्राफी ऑफ सोनू सूद। बस इसमें मीना अय्यर का नाम याद रखिएगा और सोनू सूद के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड निमोनिया डे। सो निमोनिया ऐसी डिसीज है जो सबसे ज्यादा बच्चों को किल करती है हर साल, एज पर द WHO रिपोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, WHO की रिपोर्ट कह रही है। सो वर्ल्ड निमोनिया डे हमारे पास ऑब्जर्व किया जाता है 12 नवंबर को हर साल, ठीक है। और यहां पर आप याद रखिएगा कि पहली बार निमोनिया डे जो ऑब्जर्व किया गया था नवंबर 2009 में किया गया था। अभी अगर हम बात करें, हमारा एक टारगेट चल रहा है कि हम इंडिया से निमोनिया को किसी ना किसी तरह से खत्म करें। लंग्स को इंपैक्ट करता है, ये बात याद रखिएगा। किस बॉडी ऑर्गन को सबसे ज्यादा डैमेज करता है? लंग्स को। निमोनिया लंग्स को डैमेज करता है। आपके लंग्स के अंदर हमारे पास एयर सैक्स होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। एयर सैक्स होते हैं एल्वियोली के नाम से, तो उनको कहीं ना कहीं डैमेज करता है हमारे पास निमोनिया। सो ये चीज याद रखिएगा। वर्ल्ड निमोनिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा लॉन्चेस प्रोजेक्ट एयर केयर। प्रोजेक्ट एयर केयर, देखो यहां पर मैं कुछ और चीजें आपको स्टूडेंट एक तरह से आपके कंसंट्रेशन में लाना चाहता हूं। वायु नाम से आप देखिएगा कि हमारे पास प्योरीफाइंग यूनिट जो हैं वो हरियाणा के अलग अलग एरियाज में लगाए जाएंगे। तो वायु की पहले तो फुल फॉर्म आपको बताना चाहिए, विंग ऑगमेंटेशन एयर प्योरीफाइंग यूनिट। अगर आप देखें कि हरियाणा और दिल्ली के एरियाज में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास क्या है कि पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशली PM 2.5 का जो कंटेंट है एयर के अंदर, जो सबसे ज्यादा जानलेवा कंसीडर किया जाता है, इसका कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 ये सबसे हार्मफुल पोल्यूटेंट कंसीडर किया जाता है। इसका जो लेवल है वो दिल्ली NCR में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा ने लॉन्च किया है एयर केयर, और इसमें 65 वायु जो सिस्टम है, वायु यूनिट्स हैं, वो अलग अलग हरियाणा के अलग अलग एरियाज में लगाए जाएंगे, ऐसा यहां पर CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, ठीक है। तो इसको बनाने का काम एयर प्योरीफायर्स को किसने किया है? याद रखिएगा, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। और साथ में IIT बॉम्बे भी शामिल है। लेकिन बेसिकली जो चीज आपको बताना चाहिए कि वायु की फुल फॉर्म एक तो, और दूसरा हमारे पास प्रोजेक्ट एयर केयर किसका एक प्रोजेक्ट है? सो दैट इज द प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा। देखिए अगर हम बात करें, हम दिवाली के टाइम पर थोड़ा सा पोल्यूशन को लेकर कंसर्न होते हैं, बाकी सारे साल हम सोए रहते हैं। नो डाउट हमें दिवाली पे थोड़ा सा चीजों को सही से मेंटेन करना चाहिए, लेकिन दिवाली सिर्फ साल में एक दिन आती है। बाकी 300 अगर हम बात करें 365 दिन के बाकी जो दिन होते हैं साल के, क्या उन दिन हम पोल्यूशन नहीं करते? हमें उन दिनों के लिए भी पोल्यूशन को कम करने की बात कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। ओके, सो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं स्टूडेंट। यहां पर हरियाणा में एक बहुत ही फेमस इंडस वैली साइट आपको मिलती है, ठीक है। उसका नाम हमारे पास है भिराना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, हरियाणा में भिराना नाम से एक बहुत ही फेमस इंडस वैली साइट आपको मिलती है। ये इंडस वैली साइट कौन सी रिवर के किनारे है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। भिराना नाम की जो इंडस वैली साइट है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आपको कौन सी नदी के किनारे देखने को मिलेगी? तो स्टूडेंट ये देखने को मिलेगी आपको नियर बाय घग्गर रिवर। जी हां, घग्गर रिवर के किनारे आपको ये देखने को मिलेगी इन द फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। याद रखिएगा हरियाणा के अभी एग्जाम फिर से शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। हरियाणा के एग्जाम्स फिर से शुरू करने की गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी है, और ग्राम सचिव का एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है। तो थोड़ा सा हरियाणा के बच्चे थोड़ा सा जागरूक रहे उस चीज को लेकर। लास्ट न्यूज फॉर द डे, इंडिया का पहला सैंडलवुड म्यूजियम, सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी की बात हो रही है, ठीक है। सो सैंडलवुड म्यूजियम जो है वो हमारे पास मैसूरू कर्नाटका में बनाया जाने वाला है, ठीक है। उसको लेकर अप्रूवल कहीं ना कहीं आ गया है। देखिए सैंडलवुड की बात करें ना, हमारे पास बहुत सी ऐसी वुड्स होती हैं जिनके अंदर हमारे पास फ्रेग्रेंस होती है। फ्रेग्रेंस का मतलब अच्छी खुशबू होती है, लेकिन सैंडलवुड एक ऐसी वुड है जिसकी खुशबू कई सालों तक बनी रहती है। बाकी वुड्स में ये स्पेशलिटी नहीं होती। और भारत में सबसे ज्यादा जो सैंडलवुड है आपको कहां मिलेगी? दैट इज इन कर्नाटका। सेकंड नंबर पे याद रखिएगा, सेकंड जो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सैंडलवुड की प्रोडक्शन होती है, दैट इज तमिलनाडु। लेकिन यहां पर मैसूरू कर्नाटका में हमारे पास क्या है कि चंदन के जो पेड़ हैं उनको लेकर हमारे पास एक म्यूजियम जो है वो बनाया जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट पिछले हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज। आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे साथ जुड़े रहिए। डू सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन।